Welcome back, students. Good morning. Next topic, next chapter is the federalism. Federalism is the second chapter of class 10th related to politics subject. Okay, let us go. What is federalism? Federalism है क्या? Okay, or means of federalism. Let us go. Federalism has two level of the government. Federalism has two level of the government and both of them enjoy power independent of the other. Okay, यानी कि यह टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है और दोनों गवर्नमेंट क्या होती है, यह इंडिपेंडेंट होती है और यह अपने अपने पावर का क्या करती है, इंडिपेंडेंट इंजॉय करती है. फेडरल सिस्टम इज द डिफरेंट फ्रॉम यूनिटरी सिस्टम. यह यूनिटरी सिस्टम से क्या होती है, डिफरेंट होती है. अंडर यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज only one level of the government. यूनिटरी सिस्टम में only one level of the government, गवर्नमेंट का सिर्फ एक लेयर होता है. ओके, और वही क्या होती है, पावरफुल होती है. उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बेल्जियम पहले एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था. फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने स्पेशल रूप से जो फर्स्ट चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका के अबाउट हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है. तो इसमें सेम उसके यानी सेम पावर शेयरिंग, तो कैसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेल्जियम कैसे एक फेडरल कंट्री के रूप में कन्वर्ट हुआ, जिसे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे जो वहाँ की डिफरेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट थे. ओके, तो कैसे बाद में चल के वही बात कर रहा है. बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हुआ. एंड श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी अ यूनिटरी सिस्टम वेयर इज द नेशनल गवर्नमेंट हैव ऑल द पावर. और वहीं श्रीलंका क्या हुआ, चूंकि श्रीलंका में भी जो तमिल्स थे, जो स्पेशल रूप से इंडियन तमिल्स थे, जो श्रीलंका के जाफना आइसलैंड और स्पेशल रूप से जो ईस्टर्न पार्ट में रहते थे, तो एक लॉन्ग टाइम तक 1948 के श्रीलंका के इंडिपेंडेंट आफ्टर स्पेशल रूप से 1956 में जब श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जिस्टेंस में लाया गया, तो वहाँ पे सिंहली को प्रमोट करने का काम किया गया और ये माइनॉरिटी को क्या किया गया, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी उसमें साइड करने का काम किया गया, जिसको लेके एक मूवमेंट चले. और लास्ट टाइम श्रीलंका ने क्या किया, ये जो लिट्ठे थी तमिल लिबरेशन, जो तमिल इलम लिबरेशन आर्मी थी, इसे बाद में चल के तमिलों को वहाँ पे सप्रेस करने का काम कर दिया गया. उन्हें कोई भी वहाँ के सिटीजन जैसे सिंहली को मिले हुए हैं, इन्हें कोई भी पावर नहीं दिया गया. तो श्रीलंका क्या हुआ, वह बाद में चल के यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट है की फीचर ऑफ फेडरलिज्म. की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म की जो मेन फीचर्स हैं क्या है, देखिए. फर्स्ट है टू आर मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. पहला तो टू आर मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के दो लेवल होते हैं, सेंट्रल और यूनियन लेवल एंड स्टेट लेवल. और कहीं के मोस्टली कंट्री में क्या है, जो लोकल लेवल पे लोकल बॉडीज हैं. ओके, चाहे वह आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या आपकी ग्राम पंचायत, ओके, या फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है. एंड ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट है जिस ओन ज्यूरिडिक्शन. और सेंट्रल और स्टेट लेवल के जो ज्यूरिडिक्शन होते हैं वह डिफरेंट होते हैं. And the existence and authority of each tier of the government is constitutionally generated. इसे संवैधानिक रूप से जनरेट किया जाता है इनके पावर को. फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को. of each tier of the government is the continuously generated and fundamental provision cannot be unitarily changed by one level of the government. और जो यहाँ के सिटीजन्स को यानी जो गवर्नमेंट या सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए रहते हैं, या जो गवर्नमेंट के पास फंडामेंटल प्रोविजन होते हैं, उनको सिर्फ यूनियन लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो चेंज नहीं कर सकती. ओके,
वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं करती। यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रीट करने का काम, व्याख्या करने का काम कोर्ट करता है, कि जैसे इंडिया में। ओके, यानी कि कोर्ट को भी पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो क्या होता है, वह रखवाला होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कोर्ट जो मेन सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट जो मेन हाई लेवल पे, फिर हाई कोर्ट भी होते हैं स्टेट में, फेडरल में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट मेन होते हैं। एंड कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल ऑफ पावर को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फेडरलिज्म प्रोवाइड किया जाता है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है या साथ कॉन्स्टिट्यूशन का तो रखवाला होता है, उसको तो गाइड करने का काम करता ही करता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेंट्रल यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर दिए गए, कहीं यूनियन गवर्नमेंट उसका मिसयूज तो नहीं कर रही है, या स्टेट गवर्नमेंट उसका मिसयूज तो नहीं कर रही है। तो पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंट्रोल करने का काम कोर्ट करता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द रूल्स थ्रू विच द फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म। टू काइंड्स ऑफ रूट है, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के इसके टू मेन रूट्स हैं, दो मेन जगह हैं, जिसमें फर्स्ट है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि फेडरेशन हैव टू टाइप्स। फर्स्ट कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एग्जाम्पल द यूएसए में जो गवर्नमेंट है वह कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। स्विट्जरलैंड, ये भी कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का ये भी एग्जाम्पल है। एंड अदर फेडरेशन इज द होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एज एग्जाम्पल्स इंडिया एज द होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पाया जाता है। स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया, ये क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल है। वहीं पे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब देखिए, ये तो हो गया व्हाट इज फेडरलिज्म एंड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि और कुछ फ्यू फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है, फेडरलिज्म क्या होता है, व्हाट इज फेडरलिज्म। अब मेन हम देखें, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। कैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री बना। क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो एंशिएंट टाइम से लेके और मेडिवल और ब्रिटिश काल तक आते आते या क्या था, यहाँ पे मोनार्की सिस्टम थी मोस्टली। कभी जब मोनार्की सिस्टम काफ़ी पावरफुल हुआ करती थी तो एक बहुत बड़ा एम्पायर बन जाता था, और जब सेंट्रल वीक होता था तो जो स्टेट होते थे वो क्या होते थे, अपने को फ्री डिक्लेयर कर लेते थे। उसी एवज में यूरोप से कोलोनाइजेशन का दौर चला, जिसमें इंडिया भी क्या हुआ, कोलोनाइजेशन की चपेट में आ गया, और इंडिया भी क्या हुआ, ब्रिटेन की कॉलोनी के रूप में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना स्टार्ट किया और अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री बना, इसके लिए अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड एज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह डिक्लेयर किया गया, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया राज्यों का संघ है। ओके, इसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, यानी कि प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट्स हैं। ओके, और आपके 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, क्योंकि बाद में जो दमन और दीव था उसको बाद में चल के मिक्स कर दिया गया। एक चूंकि 9 थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद, लेकिन एक को मिक्स किया गया तो 8 हो गए। ओके, तो फिर द यूनियन इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म, और जो यूनियन ऑफ इंडिया है या प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन के बेस पे, खास करके होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का इंडिया क्या है, एग्जाम्पल्स है। ओके, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड 2 टायर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अगर देखा जाए तो ओरिजिनली 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट को, यानी कि जो फेडरलिज्म का बेस होता है वो प्रोवाइड किया है। एक यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को
डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया गया। ओके, इसको लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट प्रिपेयर की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें सेंट्रल और यूनियन लिस्ट है। सेंट्रल और यूनियन लिस्ट जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, प्रेजेंट टाइम में 97 सब्जेक्ट्स हैं, उस पर कानून लॉ प्रिपेयर करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट, वनली सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। फिर एक है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट स्टेट से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, जो 28 स्टेट हैं इंडिया के डिफरेंट इन सब्जेक्ट पे, जिसमें 61 सब्जेक्ट हैं, उस पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, वनली स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। फिर एक अलग रखा गया है कॉन्करेंट लिस्ट, जिन्हें कहा जाता है, इसे हिंदी में समवर्ती सूची भी कहते हैं। यह पहले 47 था, लेकिन बाद में चल के स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट को, 5 सब्जेक्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया। तो इस समय 52 सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ प्रिपेयर करती है। बट किसी कंडीशन में अगर कि कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉ प्रिपेयर कर रही हो, तो उसमें लास्टली अगर कोई डिबेट की कंडीशन हो गई, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयरिंग जो लॉ होंगे वही मान्य होंगे उस सब्जेक्ट पे। ओके, और एक होती है रिजुडिशरी पावर होती है, यानी कि जो स्पेशली जो एक्स्ट्रा जो वैसे सब्जेक्ट जो बच गए, ओके, जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको, जिसे कॉमन कहते हैं, इसे रिजुडिशरी सब्जेक्ट कहा जाता है या रिजुडिशरी पावर कहा जाता है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया। इसमें स्पेशल जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी कानून बनेंगे, तो वह सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। ओके, यानी कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं बचे हुए बाकी, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया, जिसमें एक एग्जांपल है कंप्यूटर से रिलेटेड रूल और रेगुलेशन, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, इस पर स्टेट गवर्नमेंट को कोई वो नहीं। ओके, फिर चूंकि इंडिया एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो इसमें लोकल लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1992-93 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1992-93-94 इसी समय इसे बिल को पास किया गया। और उसके बाद स्पेशल रूप से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो ग्राम पंचायत हैं, ब्लॉक समिति है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इनके इलेक्शंस होते हैं। लोकल लेवल पे लोकल पीपल्स करते हैं और इनको अपने अपने एरिया में क्या कर दिया गया है, पावर दिया गया है लोकल लेवल पे डेवलपमेंट करने के लिए। इसी तरह टाउन एरिया के इलेक्शन होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होते हैं, ये पॉपुलेशन बेस पे इनका क्राइटेरिया होता है। और फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं कि पॉपुलेशन एटलीस्ट 1 करोड़ से एबव या 1 करोड़ के आसपास हो, तो इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रखा जाता है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक हो। ओके, तो इनके अलग अलग ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी क्या किया है, स्टेट, इनका पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट इनका इलेक्शन करवाती है, जिसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटिंग होती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ यही होता है कि वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए, और इलेक्शन कराने के बाद क्या करेगी कि जो भी इन्हें पावर देना होता है, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आर्टिकल जोड़े गए। इन आर्टिकल के तहत इन्हें जैसे सेंट्रल जो 19 सब्जेक्ट प्रोवाइड किए गए एक को, और एक को 29 सब्जेक्ट प्रोवाइड किए गए। ओके, जो यानी कि जो पंचायती राज है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड, और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड है, उनको क्या किए गए, अलग अलग पावर दिए गए हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्रोवाइड किए गए। इन पे कानून बनाना चाहें तो बनाएं, और जो भी अपने जो टैक्स वसूलने का भी पावर है, टैक्स वसूल के अपना एक रूल रेगुलेशन और जो भी डेवलपमेंट करें, और जो कम हो वह स्टेट गवर्नमेंट और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करें। तो ये रहा व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया कैसे फेडरल कंट्री बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये रहा आपका फेडरलिज्म। कुछ और टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जिसको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।